नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे JSW एनर्जी के बारे में। स्टॉक कंटिन्यू भागते जा रहा है, मतलब भाई सांस ही नहीं ले रहा है। देखो आज ये 2.5% की तेजी में था, यानी कि कल, और बाद में 1 वीक में स्टॉक 8.5% भाग चुका है, 1 मंथ में 9.5%, 1 ईयर में 75%, और 5 ईयर की बात करूँ तो 1000% का रिटर्न दे चुका है। मतलब काफ़ी तेज़ी से भागा है और काफ़ी बड़े ग्रुप के अंडर आता है, जिंदल ग्रुप के अंदर आता है ये कंपनी। और इसका रीज़न भी है भागने का, इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इसका मार्केट कैप भी काफ़ी तगड़ा है। आपने देखा अभी 1,29,000 करोड़ के आसपास। मतलब इसका नेट प्रॉफिट वाकई में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं थोड़ा चर्चा करूँगा इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, और यह भी ब्रेकआउट भी मेरे ख्याल से देने वाला है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस रखो और अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। क्योंकि कल को मार्केट में जब गिरावट होती है ना, तो हम यहाँ वहाँ अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए वो करते कि कहाँ है अच्छा स्टॉक, सब बोलते हैं बाय करो बाय करो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन सा बाय करें, कौन से स्टॉक बाय करें। तो कुछ ऐसे स्टॉक, वैसे तो मेरे जो सारे स्टॉक रहते ना वॉच लिस्ट में रखने लायक ही रहते कि गिरावट में मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे कोई भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते। तो देख सकते हो 760 रुपीज़ रेट चल रहा है इसका। रिन्यूएबल एनर्जी के में काम करते हैं, यानी कि ग्रीन एनर्जी में विंड सोलर से बिजली वगैरह बनाते हैं, सेल करते हैं, प्रोजेक्ट उठाते, ये सारी चीज़ें ये करते। यहाँ पे JSW एनर्जी में सर्च करता हूँ और देख सकते हो कि इनके जनरेशन पावर कहाँ कहाँ पे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नदियाल, सालबोनी, इन सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें भाई इसके लिए बताने के लिए। ये देखो टोटल थर्मल कैपेसिटी 3,858 मेगावाट का, ऑपरेशनल कैपेसिटी 3,158, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, मतलब अभी इनका 700 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बाद में बर्मर में 1008, ये सारे डिटेल लिखा है। रिन्यूएबल असिस्ट भी इन्होंने लिखा है कि टोटल 5,922 मेगावाट का इनके पास कैपेसिटी वाला है, जिसमें से ऑपरेशनल कितना है 3,613 मेगावाट, अंडर कंस्ट्रक्शन कितना है 2,321 मेगावाट। तो जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो इनके अभी ये प्रोजेक्ट चालू नहीं हुए, ये जब चालू हो जाएंगे ना कंपनी को और पैसा कमा के देंगे, इस बात को ध्यान रखना। विंड, हाइड्रो, सोलार, देख सकते हो भाई सारी डिटेल है सारी। अगर इसका PDF चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, आप रीड कर देना। ठीक है, हम इसके डीप में उतना नहीं जाने वाले, वीडियो भाई 20 मिनट की हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। देखो मार्केट कैप है इसका 1,32,000, लार्ज कैप की बड़ी कंपनी है, बड़े ग्रुप के अंडर आती है, तगड़ी सॉलिड मस्त एकदम टकाटक कंपनी है। यहाँ पे एक सेकंड में देख लूँ और सारे इसके अंडर प्रोजेक्ट है क्या, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है। देखो अपकमिंग प्रोजेक्ट भी लिखा है इन्होंने, 2.1 गीगावाट विंड प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट कूटर, और ये देखो 2.1 गीगावाट यानी कि 2100 मेगावाट का इनका विंड प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है। ठीक है, तो 2 गीगावाट में कितना हो गया 2000 मेगावाट, और ये 1 पॉइंट कितना हो गया 100 मेगावाट, तो लगभग 2100 मेगावाट का इनका विंड प्रोजेक्ट भी अपकमिंग है। ऑपरेशनल देखो इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में ये सब सप्लाई कर रहे, डबल सर्किट, बहुत सारी चीज़ें भाई बताने के लिए। देखो नीचे आते हैं तो अभी स्टॉक थोड़ा महंगा है क्योंकि काफ़ी चल चुका है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ करेक्शन हो ना, जब स्टॉक का प्राइस गिरे तो हम यहाँ वहाँ नहीं ढूंढें कि कौन सा स्टॉक ले नहीं ले, कौन सा करेक्शन में आ रहा है। और जब ये सारे स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रहते ना तो काफ़ी ईजी पड़ता अपने को। ठीक है, ऑप्शन रहता है ना अपने पास। यहाँ पे देखो नीचे आते तो इनके पास डेप्ट है 31,000 करोड़ का, अच्छा खासा डेप्ट है, पर इनके पास रिजर्व भी पड़ा है। और इनका जो ये बिज़नेस है एक डेप्ट वाला बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि देखो ये मशीन वगैरह फिट करते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए ये लोन उठाते हैं, इसके लिए हमको डेप्ट देखने के लिए मिलता है। पर एक बार जब इनका प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तो वहाँ से जब ये अर्निंग करते तो ये इनके डेप्ट भी कम होते जाते। ठीक है, टाटा पावर में भी काफ़ी डेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो नीचे हम चलते हैं और सारी चीज़ें बताऊँगा। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में काफ़ी तगड़ी हुई है, 18% के आसपास। लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ केवल 4% है। क्यों? क्योंकि सरकार रिसेंटली काफ़ी फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी पे, इस बात को ध्यान रखना। ऑल टाइम हाई प्राइस 765 है और ऑल टाइम हाई प्राइस के नियर पहुंच चुका है, ब्रेकआउट देने वाला है, उसके ऊपर भी बात करने वाली। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो कितनी है, अराउंड 69%, जिसमें से उन्होंने 9.5% प्लेज करके रखा है, यानी कि गिरवी करके रखा है, क्योंकि ये बिजनेस
काफ़ी पैसे वाला बिजनेस है, पैसे की नीड रहती है। प्रोजेक्ट मशीन बैठाने के लिए भाई पैसा लगता है बिजनेस में, बड़े बड़े प्लांट बैठाने के लिए, ठीक है। जब उस प्लांट से जब पैसा रिकवर होता है तब धीरे धीरे ये कर्जा चुकाते तो कंपनी ग्रो करती है। बाद में नीचे आते तो देखो मैं आपको इनका ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। 2013 में ये 901 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठे थे, आज ये 1968 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं। और कंपनी ने 2020 के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, एनर्जी की डिमांड बढ़ी है, बहुत सारे नए नए फैक्ट्री ओपन हुए हैं, स्टार्टअप ओपन हुए हैं और बाद में खपत भी बिजली की काफ़ी बढ़ रही है। तो देख सकते हो 2021 में 823 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 1743 करोड़, 1480 करोड़, 1725 और लगभग 2000 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट मुझे लगता है क्रॉस कर देगा। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट देख के मतलब नहीं है, काफ़ी अप एंड डाउन होता है, उसमें हम नहीं जाने वाले। कंपनी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट कर रही है और सेल्स भी ठीक ठाक है, डिसेंट है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते तो देखो रिजर्व इनके पास 19,000 करोड़ का पड़ा है, बोरिंग कितना पड़ा है 31,000 करोड़ के आसपास, 31,500 करोड़, ठीक है। यहाँ पे फिक्स असेट्स पे देखते तो देखो मैंने आपको क्या बोला, प्लांट मशीन बैठाने में खर्चा लगता है। देखो इन्होंने 2023 से लेके 2024 में अपनी प्लांट में वृद्धि की है, यानी कि ग्रोथ की है, प्लांट वगैरह काफ़ी बैठा है। इसमें आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ ना आपको, टेंशन मत लो। देखो 2022 में इनके पास प्लांट कितने हज़ार करोड़ का था, प्लांट मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे देखो लिखा है 18,000 करोड़ के आसपास, फिर बढ़ के कितना हुआ 27,000 करोड़, इनकी कैपेसिटी बढ़ती गई धीरे धीरे, फिर अभी कितना 2024 में चल रहा है 31,000 करोड़ के आसपास। तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस करें, जिससे इनको कर्जा उठाना पड़ता है। और ये एनर्जी कंपनी नहीं, टाटा पावर उठा लो, अडानी पावर उठा लो, सेम उनका भी यही सिचुएशन है। बाद में इनका लैंड भी बड़ा है, पहले इनके पास 1540 करोड़ के आसपास की जगह थी, अब ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास की इनके पास जगह हो गई है, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई। बाद में देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट रिसेंटली काफ़ी तगड़ा किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो CWIP मतलब क्या, मतलब कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि कैश हमने लगाया अपने प्लांट मशीन पे, वो अभी वर्किंग हो रहा है, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया ना, वो सारे पैसे वहाँ पे लगे। देखो यहाँ पे प्रूफ भी है, 2000 कहाँ गया, हाँ 2023 से ना, हाँ 2023 में इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना लगाया था, 4,788 करोड़। और रिसेंटली इनको बहुत सारे ऑर्डर मिले, इसके वजह से इन्होंने फिर अपनी कैपेसिटी और प्लांट बैठाने में खर्चा किया है, जो कि अब इनका कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस बढ़ के 4,788 करोड़ से कितना हो गया 10,285 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यानी कि अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपनी कैपेसिटी प्लांट को बढ़ाने में, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अदर असेस्ट में आते तो देखो इनके पास एक्स्ट्रा कैश भी पड़ा है ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ के आसपास। तो भाई सारी बातें ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ टेंशन नहीं। पब्लिक के पास माल काफ़ी कम है, मुझे इसका रीज़न है कि ये लगता है कि बहुत लोग टाटा पावर अडानी पावर पे चले गए रहेंगे, क्योंकि लोग ना अडानी पावर टाटा पावर इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते कि JSW एनर्जी जैसी भी गोल्डन कंपनी है, जिसका मार्केट कैप तगड़ा है, कंपनी तगड़ा है, ये सारी नहीं सोच पाते, थोड़ा हट के, ठीक है। ठीक है, वो अपनी जगह पे वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 69.32% के आसपास। और रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची, और वो होल्डिंग किसके पास गई है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास। देखो कैश वाला ये बिज़नेस है, जो एनर्जी का बिज़नेस है ना, काफ़ी पैसा लगता है, तो अपने जो क्या बोलते हैं हिस्सेदारी वो बेचनी पड़ती है, ये नहीं और भी कंपनी बेचती है। पर इसमें एक अच्छी बात है कि पब्लिक ने होल्डिंग कम की है, और पब्लिक की पूरी होल्डिंग निकल के कहाँ पे गई है, FIs के पास गई है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर बड़े लोगों ने इस कंपनी का माल उठाया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि देखो पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग थी 8.5% के आसपास, फिर इस क्वार्टर में कम होके हो गई ऑलमोस्ट 6% के आसपास। तो ये जो होल्डिंग कम हुई है ना, तो भाई माल किसने उठाया, सीधा बड़े लोग ने माल उठाया। उनको पता है इनके जो प्रोजेक्ट है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस दिन ये चालू हो गए, और चालू होने ही है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो तो ऑन होंगे ना फ्यूचर में, बंद तो नहीं रहेंगे।
और जिस दिन इनके ये प्रोजेक्ट चालू हो गए वहाँ से जो अर्निंग होंगी ना, कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी भारी उछाल देखने के लिए मिलेगा। और शेयर का प्राइस इसके वजह से नहीं रुक रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं कंपनी के बिजनेस को देख के। तो भाई अभी तक तो सारी बातें ठीक है, अच्छी है, कुछ दिक्कत नहीं है, मस्त है, एकदम तगड़ा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मस्त मस्त एकदम अच्छा लगा बताने में, मुझे अच्छा लगा कि कंपनी अभी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे खड़ी है। देखो अभी ये एक ब्रेकआउट पोजीशन में आ रहा है स्टॉक, क्योंकि देखो, हाँ रुको रुको मैं दिखा रहा हूँ ना ब्रेकआउट कैसे होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो ब्रेकआउट कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। देखो स्टॉक ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, इसको क्रॉस करने 750 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रेकआउट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने अभी लाइन बनाई ना 751, इसके ऊपर ये ब्रेक कर दिया है, पर पूरा ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कंफर्म कब होएगा मैं आपको बता के दिखाता हूँ। ये देखो ये एक में ये हट जा भाई, ये सही नहीं बना है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, तू हट जा, अरे हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा हट जा, ठीक है। इसको आप कैंडल समझ लो, ये नहीं हट रहा है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये जो मैंने एक बनाया ना, इसको कैंडल ही समझ लो आप, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कैसे कंफर्म होगा, देखो ये कैंडल इसके ऊपर चली गई, तो जो कल वाली कैंडल है यानी कि जो आज, ये तो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, मतलब आज अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ ना, ये जो आज 760 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, मतलब कल मतलब ये 760 पे क्लोज हुआ था, और आज अगर ये 760 के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर स्टॉक में कुछ हमको बड़ा मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, स्टॉक ब्रेकआउट पे भी एकदम ब्रेकआउट के पास आ गया है। ब्रेकआउट मिले तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं मिले नीचे आ गया तो फिर मौका बन सकता है, ठीक है। अगर मैं एक सपोर्ट भी बात करूँ तो देखो सपोर्ट एक ये निकल के आता है, 700 का एक सपोर्ट निकल के आता है, और मान लो मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है तो एक 668 का भी सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है। 600 650 भी पकड़ सकते हो, हाँ परफेक्ट लग गया, एकदम परफेक्ट, अच्छा है, ठीक है। हाँ तो देख लो ब्रेकआउट पे है तो ब्रेकआउट पे ज़्यादा फोकस में मत करो, क्योंकि अपन तो ट्रेडर नहीं है। नीचे अगर कुछ मार्केट में गिरावट वगैरह होती है तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो। 700 इसका सपोर्ट निकल के आता है, फिर 650 सपोर्ट निकल के आता है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एफआईज की होल्डिंग अच्छी खासी है, कंपनी के पास रिजर्व है, बहुत सारे प्लांट मशीनरी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब कंस्ट्रक्शन मतलब ये जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो वहाँ से भी इनको पैसा आना चालू हो जाएगा, जिससे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको सुधार देखने के लिए मिलेगा। तो सारी बातें ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस केवल अभी ये थोड़ा महंगा लग रहा है। अपने वॉच लिस्ट में रखो, जो लेवल्स वगैरह है चाहे तो आप उसको अलर्ट में लगा के रखो, चाहे आप अपने लेवल्स भी निकाल सकते हो, पर हाँ वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ज़रूर रखो। इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।